हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। वैसे तो कई टॉपिक्स हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, लेकिन सबसे ज़रूरी है एक देश एक चुनाव वाला मुद्दा। केंद्र सरकार की ये कोशिश है और उसका मन है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव हो। देश में तमाम चुनाव जो भी जनप्रतिनिधि हों वो एक ही बार में चुन लिया जाए 5 साल के लिए। तो ये जो पूरा मुद्दा है और इसके लिए एक कमेटी भी बन गई है। आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि पूरे देश का जो चुनावी सिस्टम है वो पूरा का पूरा बदल जाए। ये भी हो सकता है कि ना भी बदले। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दो ही टॉपिक काफ़ी चर्चा में है इस देश में, एक तो चंद्रयान और दूसरा एक देश एक चुनाव। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर डिटेल बात करेंगे, सभी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। एमसीक्यू और डिटेल भी बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए या ख़राब विचार है, ये सब कुछ भी चर्चा करेंगे। दुनिया में कहाँ कहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक देश एक चुनाव का पूरा मुद्दा, और वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किन देशों में नहीं किया जा रहा और क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सब आपको बताएंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन हैं, जैसे रोवर प्रज्ञान उसको स्लिप मोड में डाल दिया गया है, और भी कुछ टॉपिक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक लाइक तो बनता है। आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? आंसर होगा रामनाथ कोविंद। कौन है वो? पूर्व राष्ट्रपति भारत के, ठीक है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, ठीक है। अब इस पर चलते हैं, किसने गठन किया है इस कमेटी का? तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने, ठीक है। कमेटी के अध्यक्ष कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कमेटी के सदस्य कौन कौन है? गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष C कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी पूर्व CAG संजय कोठारी, ठीक है। तो ये सब सदस्य हैं, यानी टोटल रामनाथ कोविंद को जोड़ लें तो ये 8 सदस्यीय कमेटी हो जाती है। इसके अलावा भी बात है, जैसे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहेंगे, और कानूनी मामलों के सचिव नितेन चंद्रा, उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये 8 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी क्या काम करेगी उससे पहले बताऊं, ये अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा और कहा कि हम इस कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं, और ये जो पूरा जो विचार है उसके वो खिलाफ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके तमाम टॉपिक को समझेंगे। पहले कमेटी का काम क्या है? तो देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कैसे एक साथ हो सकते हैं, जैसा कि 1967 तक होता रहा था। अब ये उसके बाद क्यों नहीं हुआ, ये भी हम आगे बताएंगे आपको। तो इस कमेटी को ये विचार करना है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत, ग्रामीण पंचायत चुनाव वो एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं, इस पूरे मुद्दे की जाँच करना। इसके अलावा भारतीय संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून या नियमों पर रिपोर्ट तैयार करना। जो भारतीय संविधान है उसके मुताबिक अभी वर्तमान में एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? संविधान भी बदलना पड़ेगा, उसमें प्रावधान में चेंज करने पड़ेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उसको बदलना पड़ेगा, और बहुत सारे कानून नियम हैं उन सब को बदलना पड़ेगा। तो उस पर यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है। और क्या है? विशिष्ट संशोधन और अनुशंसा करना। इसमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से क्या क्या संशोधन की आवश्यकताएं हैं, मतलब कि संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और तमाम अलग अलग कानून जो हैं उन सब में, ठीक है। तो बेसिक बात आप समझ चुके हैं कि जो कमेटी है वो क्या है और उसका काम क्या है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस मुद्दे पर इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। देखिए, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कुछ दशकों में चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, उन सब की ओर से इसके बारे में विचार आता रहा है।
साथ ही जो विधि आयोग यानी लॉ कमीशन जो है वो एक बार तो तमाम राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है, बातचीत भी कर चुका है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताई थी, जैसे बीजेपी ये चाहती है। हालांकि ज़्यादातर अधिकांश जो पार्टियां हैं उन सब ने विरोध किया था, और जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, और जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती है तब तक ये एक देश एक चुनाव का जो पूरा मामला है उसको वो संभव नहीं है कि इसको धरातल पर उतारा जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि क्या लाभ है एक देश एक चुनाव होने से, फ़ायदे क्या क्या है, फिर उसके बाद नुकसान पर भी बात करेंगे। देखिए, करीब हर साल देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, और इससे नीतिगत निर्णय के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सब प्रभावित होते हैं, ऐसा सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है। और देश पर आर्थिक बोझ भी बहुत बढ़ता है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं तो उन सब पर आर्थिक बोझ यानी जो हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर बार चुनाव पर, तो वो बढ़ता है। और इससे ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार ये सब भी है। तो अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो काला धन और भ्रष्टाचार उन सब पर उस रोक लगाने में मदद मिलेगी। और तो काला धन और भ्रष्टाचार रोकने और इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय है इन सब पर असर क्यों पड़ता है, क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता जो चुनाव आयोग का है वो लागू होता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। और कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि देश के जनसंख्या बढ़ी है, तो ऐसे में तकनीक के इस्तेमाल करके एक देश एक चुनाव की संभावना है। कुछ का कहना है कि ये एक देश एक चुनाव जो विचार है वो विकासोन्मुखी है, यानी ये अच्छा विचार है, और इससे बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चूँकि बार बार आचार संहिता लागू होती है तो ऐसे में जो नीतिगत निर्णय है, योजनाएं हैं, उन सबको लागू करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब एक और सवाल उठता है कि ये सब तो अच्छी अच्छी बातें ये सब हो गई, किन देशों में एक देश एक चुनाव जो है वो नियम लागू है। कुछ देश हैं ऐसे, जैसे जर्मनी है, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर एक ही बार में सारे चुनाव हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। देखिए, पूरे देश में इस पर अलग अलग लोगों की राय है, तो अच्छी अच्छी बातें पहले बताई। अब जो लोग कह रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है इससे, वो ये रही कि विशेषज्ञों का ये कहना है कुछ का कि संविधान ने संसदीय मॉडल दिया है, और इस संसदीय मॉडल में लोकसभा और विधानसभाएं 5 साल के लिए उसके लिए चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए। और संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो एक देश एक चुनाव के उलट प्रतीत होते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी कोई नया राज्य बना सकता है, 2 राज्यों को अलग करके। तो ऐसे में क्या है, अलग अलग चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को, और अनुच्छेद 174(2) ख के तहत राज्यपाल विधानसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकते हैं अगर ख़ास परिस्थिति होती है तो। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी हमला या विद्रोह की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लागू करके लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, 5 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन खास स्थिति में। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर कुछ विधानसभाओं के मन के विपरीत मतलब उनका कार्यकाल घटाया और बढ़ाया जाता है तो राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। ये कहना है जो इस विचार के विरोधी हैं उन सब का। और महत्वपूर्ण बात, द हिंदू ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ये क्या करेगा, ये सत्ता यानी पावर का केंद्रीकरण बढ़ा देगा। पावर का केंद्रीकरण मतलब एक तरह से राष्ट्रपति प्रणाली की ओर
हम अपरोक्ष रूप से चले जाएंगे। एक व्यक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, वही उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाएंगे, ऐसे भी कहना है। देखिए भारत में क्या है, भारत जो है वो एक संसदीय प्रणाली है। अमेरिका की तुलना करेंगे, अमेरिका में क्या है, वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। अंतर क्या है दोनों में? भारत में प्रधानमंत्री अकेले वो डिसीजन सब कुछ नहीं ले सकता है, मतलब उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो मंत्रिमंडल को लेना है, ठीक है, और वो जवाबदेह है संसद से। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति है और वो ना चाहे मतलब संसद की परवाह कर ले। हाँ, उसे कुछ बिल पास कराने होते हैं तो वो फिर वहाँ के सांसदों और संसद को उसे डील चलती है सांसदों के साथ, तो उसके बाद फिर अपने विधेयक पास कराते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मतलब यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री प्राइम तो है ही, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता है इस देश में, मंत्रिमंडल का डिसीजन हो सकता है, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ काम करता है, ठीक है। तो ये एक समस्या एक हो सकती है, एक तो संवैधानिक समस्या है। दूसरी समस्या ये बड़ी है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक और बात कि इस देश में एक देश एक चुनाव की स्थिति पहले रह चुकी है। आज़ादी के बाद जब चुनाव शुरू हुए उसके बाद 1952, 1957, 1962, 1967 उस समय एक साथ ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। लेकिन हुआ ये कि 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं जो है वो समय से पहले ही वो भंग हो गई। किन वजहों से भंग हो गई? तो वहाँ जो जिसकी सरकार है उसका बहुमत उसने खो दिया, ऐसे स्थिति हुई, या और कुछ कारण हुई, तो उसकी वजह से समय से पहले भंग करना पड़ गया और ऐसे में वो जो पूरा सिस्टम है ना वो बिगड़ता चला गया, ठीक है। तो चुनाव जो है एक साथ फिर इसके बाद नहीं हुए। कुछ और बातें हैं इस पर। कुछ और बातें क्या हैं? इसके विरोध में लोग जो बोलने वाले हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले जो कुछ विचार आए थे जब अलग अलग समय में, जैसे चुनाव आयोग के या नीति आयोग के या और अलग अलग लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट्स आई हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो उसमें ये बातें रही हैं कि ऐसा किया जाए कि विधानसभा है तो उसकी जिसकी सरकार बीच में ख़त्म हो रही है, यानी अगर समर्थन वापस लिया जा रहा है, तो जब तक कि कोई नया जो विरोध कर रहा है जिन लोगों ने उन लोगों की कोई अगर एक सरकार बनाने की क्षमता नहीं हो, तब तक के लिए उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाए या उनको इस्तीफा देने को मजबूर ना किया जाए। मतलब ये कि अल्पमत में भी सरकार चलती रहे। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती हैं कि वहाँ उस विधानसभा में या उस लोकसभा में बिल पास ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जो तर्क देने को लोग हैं, जो अच्छा लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ये स्थिति है, तो उनके लिए ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता, सरकार को लगता है कि बार बार आचार संहिता लगती है, उसकी वजह से उनको बहुत सारे डिसीजन नहीं लेने होते हैं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो चर्चा करने लायक है कि एक देश एक चुनाव, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकार को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। केंद्र सरकार को क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अब देखिए, जब बार बार चुनाव होते हैं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को बार बार अपनी परीक्षा देनी होती है। आप याद कीजिए वो वक्त जब कृषि कानून लागू किया गया था और उसके बाद किसानों का आंदोलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, और उसके बाद उस दौरान मतलब सरकार मान नहीं रही थी किसानों की बात, और जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और पूरा पश्चिम यूपी में माहौल जब बदलने लगा कृषि आंदोलन की वजह से, उसका सरकार ने अचानक कहा कि हम लोगों को इस कानून के बारे में नहीं समझा सके और हम इस कानून को वापस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव चलते रहते हैं, इससे सरकार पर जनता का नकेल भी रहता है, अपरोक्ष रूप से, सीधे तौर पर नहीं रहता है।
तो ये पूरा मुद्दा है एक देश एक चुनाव, और उसमें प्रमुख बात यही है कि क्वेश्चन आपके लिए बनेगा ये कि किसकी अध्यक्षता में ये 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, किसने किया? कानून मंत्रालय ने। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और बाकी ये सदस्य हैं कमेटी के, और आमंत्रित विशेष आमंत्रित सदस्य ये दोनों हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी बात आप समझ चुके होंगे। वैसे तो ये जो मुद्दा है ना बहुत लंबा है, मतलब कई घंटों का भी लेक्चर हो सकता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको बता दी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पक्ष और विपक्ष दोनों आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी बोला मैंने और जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आगे भी पूरे वीडियो में, वो उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बताऊँ कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए आपको मिलता है अगले 365 दिनों तक PDF करंट अफेयर्स का। वो कई तरह के PDF होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, अगले 365 दिनों तक, और पिछले भी करंट अफेयर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। और वो PDF कई तरीके के होते हैं, जैसे कि 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, डिटेल, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं विजुअली तो क्लिक करेंगे और पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा, क्योंकि विजुअली चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। और हाँ, इसी मेंबरशिप के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है तमाम एग्जामिनेशन के, जैसे UPSC, BPSC का जो कांस्टेबल एग्जामिनेशन हो रहा है, और भी कई एग्जामिनेशन, वो UPPSC जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, SSC के तमाम एग्जामिनेशन, JEE को छोड़कर, तो उन सब के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है आप सबके लिए। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेंबरशिप प्लान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं। चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में क्यों सेट किया गया, जिसे 22 सितंबर को जगने की उम्मीद है? आंसर होगा चंद्रमा पर रात की वजह से। न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसरो ने 2 सितंबर को ये बताया है कि प्रज्ञान जो रोवर है उसने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में और स्लीप मोड में सेट कर दिया गया। और इसमें लगे जो पेलोड हैं उनको भी अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि और उसी पेलोड की वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे थे। तो ये शिव शक्ति पॉइंट है, ये जो इसरो ने ये फोटोग्राफ जारी किया है और उसमें ये बताया है कि विक्रम लैंडर वो भी स्लीप मोड में है और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, वो यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ करीब 100 मीटर की दूरी पर ये पार्क हो गया। पार्क मतलब एक जगह स्थापित हो गया। तो इसमें लगे जो 2 पेलोड हैं, जैसे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनकी वजह से ही चंद्रयान 3 का जो ये रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, तो उसने कई सारे जो गैस हैं और मिनरल्स हैं इनके बारे में पता लगाया था। तो इसरो ने ये बताया है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश तमाम जो उसके सोलर पैनल है उस पर पड़ेंगे और इसके रिसीवर को चालू रखा गया। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, अब एक सवाल उठता है आपके मन में कि स्लीप मोड पर क्यों रखा गया है। एक तो रात है और दूसरी बात कि चंद्रयान 3 जो मिशन है ना वो मात्र 14 दिनों का है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन का उजाला होता है, तो 14 दिन का ही उसकी लाइफ रखी गई थी और उसने अपना काम पूरा कर लिया। और रात को तापमान यहाँ पर -200 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। रोवर लैंडर जो है ना वो सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकता है, रोवर और लैंडर दोनों, लेकिन रात में पावर जनरेशन का काम रुक जाता है। तो पावर जनरेशन नहीं होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है वो भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अभी रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में रख दिया गया है। अब सवाल है कि क्या रोवर प्रज्ञान जग जाएगा? इसरो चीफ ने इसके बारे में कहा है।
उन्होंने कहा है कि वहाँ पर तापमान -200 डिग्री तक नीचे चला जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है। ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब जीवित रहेंगे, लेकिन हमने कुछ परीक्षण किए और ऐसा लगता है कि इन कठिन परिस्थिति में भी रोवर और उसमें जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं वो जग जाएंगे। तो उम्मीद है कि वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर एक्टिव नहीं होता है, मान लीजिए कि ये जो प्रज्ञान है ये एक्टिव नहीं होता, तो क्या होगा? एक्टिव नहीं होता है तो ये भारत के एम्बेसडर के तौर पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर वहाँ तैनात रहेगा। ठीक है, भारत को गौरवान्वित करता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? आंसर होगा R माधवन। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, एक्टर हैं शानदार, और उनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वो FTII की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी रहेंगे। और किसकी जगह ली उन्होंने? तो फिल्म निर्माता और एक्टर शेखर कपूर, उनकी जगह ली है उन्होंने। ठीक है, तो किसने ये नियुक्ति की है उनकी? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से नियुक्त किया गया है उनको। R माधवन शानदार एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। अभी हाल ही में फिल्म आई थी उनकी एक्टिंग में और उनके निर्देशन में, रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट्स, और 69th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। ठीक है, अभी मिला नहीं, मतलब अनाउंस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग, उसका महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता। 31 अगस्त को उन्होंने चार्ज ले लिया है और उन्होंने N वेणुधर रेड्डी की जगह ली है जो रिटायर हो गए। तो 32 ईयर की हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता और 1989 बैच की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की सीनियर अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को। मदर टेरेसा, उनके निधन के वर्षगांठ पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है और मदर टेरेसा को तो 1979 में गरीबी और संकट से, मतलब गरीबों को संकट से उबारने के काम के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, तो इन्हीं के डेथ एनिवर्सरी पर यह 5 सितंबर को आयोजित किया जाता है ये दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? आंसर होगा एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया में करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए अनुमति मांगी थी टाटा ग्रुप ने, टाटा SAI एयरलाइंस की ओर से, कि विस्तारा जो है ना वो एयर इंडिया के साथ ही मर्ज हो जाए। तो चूँकि बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे में ये कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी थी। इसलिए भी लेनी थी क्योंकि कुछ ही एयरलाइंस कंपनियां हैं देश में और मोनोपोली ना हो जाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया से ये परमिशन लेना ज़रूरी था। तो एयर इंडिया, उसके चेयरमैन कौन है? N चंद्रशेखरन। CEO कौन है? कैंपवेल विल्सन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? आंसर होगा A+ रेटिंग दी गई है। दुनिया के 3 बैंकर को ही, सेंट्रल बैंकर को ही ये अवार्ड मिला है A+ रेटिंग का, और उनमें शक्तिकांत दास भी उसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इनके अलावा अगर बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के गवर्नर जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के थॉमस J जॉर्डन और वियतनाम के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ग्वेन थी होंग को भी A+ रेटिंग दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन R.S. शिवाजी का निधन हो गया 2 सितंबर 2023 को? आंसर है तमिल फिल्मों के एक्टर कॉमेडियन थे, 66 ईयर के थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? आंसर का मनीष देसाई। ठीक है, वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी IIS अधिकारी हैं और इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस यानी CBC उसके प्रमुख थे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस के। ओके,
अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज़्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास करवाया? आंसर होगा मुंबई। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, मुंबई। ऑपरेशन मुस्कान, जिसको ऑपरेशन स्माइल के रूप से भी जाना जाता है, तो उद्देश्य ये कि लापता जो बच्चे हैं उनको खोजना, उनको बचाना, उनको पुनर्वास कराना। और ये योजना गृह मंत्रालय की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की। और वो मंत्रालय जो है वो तमाम राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ये काम करता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।